पहला है भाषा किसका साधन है, ध्यान देना है, भाषा किसका साधन है, वाचन का, भाव अभिव्यक्ति का, लेखन का, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा है भाषा जो साधन है भावा अभिव्यक्ति का, पी वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, विवेकानंद जी के द्वारा, या एनी बेसेंट के द्वारा। तो आपको यहाँ पे बता दें हैं कि मातृभाषा जितनी आवश्यक है बच्चे के शरीर के लिए माँ का दूध उतना ही आवश्यक है, यह जो कथन है महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पे जो है अपना पहला वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भावों एवं संवेगों की भाषा है रचनात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या लिपिकी। ध्यान देना है, भावों और संवेगों की जो भाषा है वो कौन सी है। क्वेश्चन पूछा है भावों और संवेगों की भाषा कौन सी है, तो भावों एवं संवेगों की जो भाषा है रचनात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना भावात्मक, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ है ध्वनि संकेतों का श्रवण, केवल ध्वनि संकेतों का श्रवण, बोधपूर्वक श्रवण या ध्यानपूर्वक श्रवण। ध्यान देना है आप सभी लोगों को, भाषा शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ पूछा। यहाँ पर सुनने का जो अर्थ है वो है अपना बोधपूर्वक श्रवण, मतलब ध्यान से सभी बातों को यहाँ पे सुनना है। तो सी वाला ऑप्शन अपना होगा वो यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है, सुनने की, पढ़ने की, लिखने की या फिर बोलने की। तो सबसे अधिक दैनिक जीवन में जो क्रिया करनी पड़ती है मनुष्य को वो है अपनी सुनने की। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन अपना सही होगा। मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया जो करनी पड़ती है वो सुनने की क्रिया करनी पड़ती है। इसमें ना चाहते हुए भी व्यक्ति को सुनना पड़ता है या सुनाई देता है, तो सबसे ज़्यादा जो क्रिया करनी पड़ती है वो सुनने की। तो ए वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविकास का प्रधान साधन है अंग्रेजी की शिक्षा, मातृभाषा की शिक्षा, विद्यालय की शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना है, बाल मनोविकास यानी बच्चे का जो मानसिक विकास होगा उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रधान साधन कौन सा है, तो वो है अपना मातृभाषा की शिक्षा। उसको मातृभाषा की शिक्षा यदि देंगे तो उसका बाल मनोविकास आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक के संवेगों स्थायी भावों का मातृभाषा से कैसा संबंध है। ध्यान देना है सभी को यहाँ पे। बालक के संवेगों स्थायी भावों का मातृभाषा से कैसा संबंध है, घनिष्ठ है, सामान्य है, अच्छा है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अपना ए वाला ऑप्शन अपना सही होगा। बालक के संवेग और स्थायी भावों का मातृभाषा से एकदम घनिष्ठ संबंध रहता है। यदि उसे मातृभाषा आती है तो वो संवेग और भावों को आसानी से समझ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकों का बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है खेल क्षमता पर, भाषा क्षमता पर, अध्ययन क्षमता पर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा भाषा क्षमता पर। यदि बालक को अपनी भाषा का ज्ञान है, मातृभाषा को वो या जहाँ पे रह रहा है वो भाषा की क्षमता है, उसे यदि भाषा का ज्ञान है तो वो बौद्धिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक तीनों प्रकार जो निर्भर हैं वो इस पर करता है। तो बी वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं। वर्णमाला है वर्णों का समूह है, वाक्यों का समूह है, शब्दों का समूह है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वर्णमाला जो है वो वर्णों का समूह है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। अगला देखते हैं। शब्द भंडार द्योतक है भाषा विकास का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बता दें शब्द भंडार जो है वो भाषा विकास का द्योतक है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक भाषा की अंतिम इकाई है। मौखिक भाषा की अंतिम इकाई के बारे में पूछा है। ध्यान देना, यहाँ पे अंतिम इकाई पूछा है। वर्ण है, ध्वनि है, वचन है या उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे आपको बता दें हैं कि मौखिक भाषा की जो अंतिम इकाई है वो है ध्वनि, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन अपना
सही होगा। चलिए, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वीडियो को देखते हुए बनाया गया है, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लिखे आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा है? ध्यान देना, यहाँ पे हिंदी की उपभाषा के बारे में पूछा है। बिहारी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे आपको बता दें हैं कि बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ये सभी जो है हिंदी की उपभाषा है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा। चलिए अगला देखिए, उपभाषा में कितने प्रकार की बोलियां सम्मिलित है? ध्यान देना है, क्वेश्चन में उपभाषा में कितने प्रकार की बोलियों को सम्मिलित किया गया है? एक, अनेक, दो या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपको बता दें कि उपभाषा में अनेक प्रकार की बोलियों को सम्मिलित किया गया है। तो दूसरा वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही निकलेगा। चलिए अगला देखते हैं। रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण, शब्द, वाक्य या शब्द भंडार? तो आपको बता दें हैं कि रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को बिल्कुल सरल होगा। चलिए इस प्रकार यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अपना सही निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिपि है, वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है, वाक्यों की व्यवस्था को, शब्दों की व्यवस्था को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लिपि जो है वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा का ग्रहण पक्ष है सुनना, पढ़ना, सुनना एवं पढ़ना या फिर लिखना? तो आपको यहाँ पे बता दें कि भाषा का जो ग्रहण पक्ष है, जो अपने को ग्रहण करना पड़ता है, वो है अपना सुनना। सुनकर ही क्या है, भाषा को ग्रहण किया जाता है। यदि सुनाई नहीं देगा तो भाषा का ज्ञान कहाँ से होगा? इसलिए आपको बता दें कि भाषा का जो ग्रहण पक्ष है उसके अंतर्गत आता है सुनना। तो ये वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं। बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है? बोलना एवं लिखना, ध्यान देना है, बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है? अभिव्यक्ति पक्ष को, ग्रहण पक्ष को, उपयुक्त दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें बोलना एवं लिखना भाषा के अभिव्यक्ति पक्ष को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन अपना सही होगा। अगला देखते हैं। नवजात शिशु की भाषा किस रूप में होती है? रुदन होती है, क्रंदन होती है, बलबलाना होती है या फिर क्यूइंग होती है? तो नवजात शिशु की जो भाषा होती है वो होती है अपनी रुदन होती है। मतलब वो रोकर ही सब चीज़ बताता है। किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो रोने लगता है। भूख लगती है तो रोने लगता है, या फिर और कोई सी समस्या होती है तो रोने लगता है। तो नवजात शिशु की भाषा किसे कहा गया है? रुदन को। तो पहला वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने प्रकार के व्यंजन हैं? ध्यान देना है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछी गई है। तो आपको बता दें कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की 5 संख्या है। कितनी संख्या है? कुल कितने प्रकार के व्यंजन हैं? तो व्यंजन है 5। कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार से इसकी जो संख्या है वो कितनी है? अपनी 5 है। ध्यान देना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है परिपक्वता, प्रेरणा, स्वास्थ्य या फिर उपयुक्त सभी? तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? ये भी है, परिपक्वता भी, प्रेरणा भी है, स्वास्थ्य भी है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाणी विकार है? ध्यान देना है, कौन सा वाणी का विकार है? तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना या उपयुक्त सभी? तो आपको बता दें कि वाणी के विकार के अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो डी वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक भाषा में वाणी ध्वनियाँ होती है, 2 प्रकार की होती है, असंख्य प्रकार की होती है, सीमित संख्या में होती है या केवल संयुक्त होती है? तो आपको बता दें प्रत्येक भाषा में वाणी की जो ध्वनियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। ये वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। 2 प्रकार की में एक आ गया अपना स्वनिम आ गया और एक आ गया अपना रूपिम आ गया। ध्यान देना, ये रूपिम 2 प्रकार की है। कौन कौन सी यदि पूछा जाए तो स्वनिम और रूपिम।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ध्यान देना है, लिखना पढ़ना और संकेतों का प्रयोग करना काय के अंतर्गत आता है? भाषा के अंतर्गत, वाणी के अंतर्गत, मनोभाषिक सिद्धांत के अंतर्गत, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें हैं कि ये सब जो आता है ये आता है वाणी के अंतर्गत। दूसरा वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। शिशु में क्रंदन कब प्रारंभ होता है? ध्यान देना है, क्रंदन कब प्रारंभ होता है? जन्म के 6 सप्ताह बाद होता है, जन्म से ही होता है, जन्म के कुछ मिनट बाद होता है, या जन्म के 2 माह बाद होता है? तो जन्म के 6 सप्ताह बाद, यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन अपना सही होगा। शिशु में क्रंदन कब होने लगता है? जन्म के 6 सप्ताह बाद क्रंदन होने लगता है। पहला वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया अधिगम है, शिक्षण है, स्मरण है, विस्मरण है? तो यहाँ पे आपको बता दें कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत आता है आपका अधिगम, यानी पहला वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है पाठन क्रिया द्वारा, लेखन क्रिया द्वारा, भाषा द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य की संस्कृति और सभ्यता का जो विकास होता है दोस्तों वो होता है भाषा द्वारा। यदि उसकी भाषा सही है, उसे भाषा का सही प्रकार से ज्ञान है, तो उसकी संस्कृति एवं सभ्यता का विकास आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बालकों को इस योग्य बनाना कि वे नवीन ज्ञान व कौशल को भली भांति सीख सके किस शिक्षण पद्धति के द्वारा होता है? ध्यान देना है, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा, व्यवहारिक ज्ञान द्वारा, अधिगम शिक्षण प्रणाली द्वारा, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे आपको बता दें कि बालकों को इस योग्य बनाना कि वे नवीन ज्ञान एवं जो कौशल है उसको भली भांति सीख सके। तो इसके लिए जो आवश्यकता होगी वो होगी अपने अधिगम शिक्षण प्रणाली के द्वारा। इससे वो आसानी से नवीन ज्ञान एवं कौशल को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन अपना होगा वो यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है आपको। सीखने के प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? थार्नडाइक ने, मैकडूगल ने, स्किनर ने, या फिर पावलोव ने? तो आपको बता दें कि सीखने के जो नियम उनका प्रतिपादन किया है थार्नडाइक ने किया है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीन अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। नवीन अनुबंध सिद्धांत, ध्यान रखना है, नवीन अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक स्किनर है, कोहलर है, पावलोव है, या फिर टर्मन है? तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन अपना सही होगा। अनुबंध का सिद्धांत कहीं भी आता है फटाक से स्किनर पे अपने को राइट टिक करना है। चलिए पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था? ध्यान देना है, अनुकरण का सिद्धांत के बारे में पूछा है। वुडवर्थ ने, स्किनर ने, हिलगार्ड ने, या फिर वाटसन ने? अनुकरण का जो सिद्धांत है वो हिलगार्ड, अनुकरण मतलब देखकर अनुकरण करके सीखना। तो अनुकरण का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है अपना हिलगार्ड ने। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने से परिवर्तन होता है व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों में, व्यक्ति की प्रेरणा में, या फिर उपयुक्त सभी? सीखने से काय में परिवर्तन होता है? तो आपको यहाँ पे बता दें हैं कि सीखने से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसका व्यवहार कुशल और अच्छा हो जाता है। तो सीखने से परिवर्तन काय में होता है? व्यक्ति के व्यवहार में। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखता है? त्रुटि एवं प्रश्न द्वारा सीखता है, सूझ द्वारा सीखता है, परीक्षण द्वारा, विभेदीकरण के द्वारा? तो आपको यहाँ पे बता दें कि प्रारंभ में जो बालक है वो त्रुटि करता है, गलती करता है और प्रश्न करता है। तो त्रुटि एवं प्रश्न के द्वारा सीखता है। तो पहला वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस विधि द्वारा विषय को सीखने में समय की बचत होती है? ध्यान देना है, कौन सी विधि है जिसके द्वारा विषय को सीखने में समय की बचत होती है? प्रयास एवं त्रुटि विधि द्वारा, सूझ विधि द्वारा, संबंध प्रत्यावर्तन विधि द्वारा, उपयुक्त सभी विधियों द्वारा। आपको यहाँ पे बता दे हैं कि सूझ विधि एकमात्र ऐसी विधि है जिसको सीखने में एक समय की बचत होती है, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील व्यवहार विस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, यहाँ कथन किसने दिया था? स्किनर ने, डार्विन ने, पावलोव ने या फिर क्रो एवं क्रो ने? ध्यान देना है, प्रगतिशील व्यवहार और विस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, यहाँ जो कथन है ये दिया है स्किनर ने दिया है, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियमों का प्रतिपादन किया है? 2, 3, 4 या फिर 5? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आया है बहुत सारे एग्ज़ामों में और आगे भी आएगा। तो आपको बता दें यहाँ की थॉर्नडाइक ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया है, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। कौन कौन से ध्यान देना है आपको? तत्परता का नियम, इसके बाद अभ्यास का नियम, इसके बाद आपका परिणाम का नियम। इस प्रकार यहाँ पे सीखने के जो नियमों का प्रतिपादन किया है थॉर्नडाइक ने, वो 3 हैं। यहाँ पे कौन कौन से ध्यान देना है आपको? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और परिणाम का नियम। इस प्रकार यहाँ पे बी वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के लिए मनुष्य सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है? अनुकरण को अपनाता है सर्वाधिक, सूझबूझ को, त्रुटि एवं प्रयास को, उपयुक्त सभी को? तो यहाँ पे आपको बता दें हैं कि सबसे ज़्यादा मनुष्य सीखता है तो वो सीखता है अनुकरण के द्वारा, मतलब देख कर। कोई कुछ काम कर रहा हो तो उसे अनुकरण करता है, देखता है और सीखता है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तत्व के बारे में पूछा है, यहाँ पे ध्यान देना है। सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले कौन से तत्व है? प्रेरणा है, अभ्यास है, परिपक्वता है या फिर उपयुक्त सभी है? तो यहाँ पे आपको बता दें हैं कि यदि सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना हो, अच्छा बनाना हो, तो आपको प्रेरणा की आवश्यकता है, अभ्यास की, परिपक्वता, मतलब डी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं, यहाँ कथन किसका है? गेट्स एवं अन्य का, हेगाड़ी का, वैलेंटाइन का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ जो कथन है वो है गेट्स का, ये अन्य यहाँ पे गलत लिखा है। गेट्स का कथन है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं, यहाँ जो कथन है वो है गेट्स का, तो ये वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं। जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है वह कहलाती है देवभाषा, राष्ट्रभाषा, उपभाषा या फिर मातृभाषा? तो आपको यहाँ पे बता दें कि वह भाषा होती है मातृभाषा, तो डी वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह मूल ध्वनि जिसकी खंड खंड ना किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, वह क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है, वर्ण कहलाती है, पठन कहलाती है या पाठन कहलाती है? तो आपको ध्यान देना है कि ऐसी जो ध्वनि है वो कहलाती है वर्ण। वर्ण एकमात्र ऐसी ध्वनि है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जैसे कि मान लो आ है, आ को नहीं तोड़ सकते हैं, वा नहीं तोड़ सकते हैं, शाह को नहीं तोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार ऐसी ध्वनि जिसका खंडन ना किया जा सके, ध्यान देना है यहाँ पे, जिसका खंडन ना किया जा सके ऐसी कौन सी ध्वनि है? तो वो होती है आपकी वर्ण, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? ध्यान देना है, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सके, बोलकर अपनी बात कह सके, दूसरों की बात सुनकर समझ सके। तो इस यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा उपयुक्त सभी। भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है ये सभी हैं, पढ़कर अर्थ को ग्रहण करना, बोलकर अपनी बात कहना, दूसरों की बात सुनकर उसे समझना। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कक्षा में मौखिक कार्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया कराई जा सकती है? ध्यान देना है, कक्षा में मौखिक कार्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया कराई जा सकती है? तो बालकों को अक्षर का बोध कराना, विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध कराना, बालकों को बलाघात का ज्ञान कराना। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो अपना होगा उपयुक्त सभी। डी वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अधिगम की विशेषता है परिवर्तनशीलता, सार्वभौमिकता, समायोजनशीलता या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको यहाँ पे बता दें, अधिगम की जो विशेषता है उसके अंतर्गत ये सभी उपयुक्त आएंगे। परिवर्तनशीलता भी आएगी, सार्वभौमिकता भी आएगी और समायोजनशीलता भी आएगी। तो इस प्रकार डी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक अधिगम का उदाहरण है साइकिल चलाना सीखना, पढ़ना सीखना, हिसाब लगाना सीखना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्रियात्मक अधिगम का जो उदाहरण है वो है साइकिल चलाना। इसमें व्यक्ति क्रिया करता है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। संज्ञानात्मक शिक्षण में किस प्रकार की क्रियाओं को प्रधानता होती है? शारीरिक क्रिया को, सामाजिक क्रिया को, मानसिक क्रिया को या उपयुक्त सभी को? तो आपको यहाँ पे बता दें हैं, संज्ञानात्मक जो शिक्षण है उसमें कौन सी क्रिया को प्रधानता होती है? उसमें जो क्रिया को प्रधानता होती है वो है मानसिक क्रिया। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशु की प्रथम भाषा है अंग्रेजी, मातृभाषा, हिंदी या राष्ट्रभाषा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। शिशु की प्रथम भाषा वो होगी मातृभाषा। बी वाला, जो कि माँ से बच्चा सीखता है, तो बी वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनको लिखने से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, जिनको पढ़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिनको लिखने, पढ़ने, सुनने से कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बता दें कि सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। लिखने, पढ़ने, सुनने से कोई अर्थ यदि प्रकट नहीं होता है तो वो निरर्थक शब्द कहलाता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन भाषा शिक्षण के सिद्धांत में नहीं आता है? ध्यान देना, यहाँ पे नहीं आता है स्वतंत्रता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें यहाँ पे कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, स्वतंत्रता, अनुकरण और व्यक्तिक विभिन्नता। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सा भाषा कौशल प्रयुक्त होता है? सुनना, पढ़ना, लिखना या फिर उपयुक्त सभी? तो ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सी भाषा उपयुक्त है? तो यहाँ पे आपका है सुनना। ए वाला ऑप्शन अपना सही होगा। अगला देखिए। वाचन प्रवीणता प्राप्त करने हेतु विद्यालय में कौन से क्रियाकलाप का आयोजन करना चाहिए? भाषण का, अंताक्षरी का, वाद विवाद का या फिर उपयुक्त सभी? तो आपको यहाँ पे बता दें कि वाचन प्रवीणता प्राप्त करने में विद्यालय में उपयुक्त सभी यानी इन सभी की आवश्यकता होती है। भाषण